गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हो गया था? अच्छा, हमने रेस्पिरेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेट 2 टाइप में डिवाइड किया था। एक को बोला था बच्चे फ्लोटिंग, तो दूसरे को बोला था प्रोटोप्लाज्मिक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे रेस्पिरेशन को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक को तो बोला जाएगा बच्चे एरोबिक और दूसरे को बोला जाएगा एनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक के अंदर क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। उसके बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर रहे हैं और फूड के अंदर प्रेजेंट जितने भी कार्बन है उन कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक किसको बोला जाएगा? उस फूड का अगर आप पार्शियल ब्रेकडाउन कर रहे हो, फूड का क्या कर रहे हो? पार्शियल ब्रेकडाउन, और फूड के अंदर प्रेजेंट उन कार्बन को कभी भी कंप्लीट CO2 की फॉर्म में रिलीज नहीं करते। पहली बात तो मैक्सिमम जो होंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर आप लोगों को CO2 रिलीज होता हुआ नजर ही नहीं आएगा। और अगर कभी CO2 रिलीज हुआ भी तो फिर बच्चे कंप्लीट जो फूड के अंदर कार्बन थे वो CO2 की फॉर्म में रिलीज नहीं होंगे। जैसे हमने बोला कि ग्लूकोज, उस ग्लूकोज के अंदर कार्बन है 6, और अगर ग्लूकोज से एनारोबिक रेस्पिरेशन चला रहे हो तो फिर वहां पर बच्चे 6 के 6 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज नहीं होंगे, या तो 2 होंगे या फिर 1 होंगे या फिर 4 होंगे, इससे ज्यादा बच्चे रिलीज नहीं होंगे। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंपैरिजन करें तो एरोबिक के अंदर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, तो हम बोलेंगे एनर्जी जो सबसे ज्यादा मिलती है वो किससे मिलेगी? एरोबिक से। एनारोबिक से जो एनर्जी हमें मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी, किसके कंपैरिजन में? एनारोबिक, सॉरी एरोबिक के। एनारोबिक के अंदर एनर्जी बहुत कम मिलेगी, किसके कंपैरिजन में? एरोबिक के। एरोबिक जब रेस्पिरेशन चलता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है, और इसके जो एंड प्रोडक्ट है उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो एंड प्रोडक्ट होंगे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर एक रिएक्शन लिख के। अगर एंड प्रोडक्ट बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है तो वो किसका मिलेगा? एरोबिक का। जब हम एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक के अंदर एंड प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन को आगे जाके पढ़ोगे तो इसी को बोलेगी एनसीईआरटी फर्मेंटेशन। क्या बोलेगी? फर्मेंटेशन। और एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को 2 टाइप का फर्मेंटेशन मिलेगा। एक मिलेगा अल्कोहल फर्मेंटेशन और दूसरा मिलेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो कितने टाइप का पढ़ेंगे? 2 टाइप का। अब दोनों के अंदर बच्चों एंड प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। जब हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर एंड प्रोडक्ट होता है बच्चे लैक्टिक एसिड। क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड। और जब हम अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करें तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर एंड प्रोडक्ट रहता है बच्चे इथेनॉल, और उसके साथ में रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होंगे, जितने फूड के अंदर कार्बन होंगे वो सारे के सारे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज नहीं होंगे। उसके बाद में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की और बात की जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन को बोला जाता है बच्चे इंटरमोलिक्यूलर। क्या बोला जाता है? इंटरमोलिक्यूलर। आप बोलोगे ये इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कंप्लीट होता है। 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कैसे? जैसे ग्लूकोज, उस ग्लूकोज से हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, ग्लूकोज से रिएक्शन को क्या करेंगे? स्टार्ट। और फिर बच्चों ऑक्सीजन पे ले जाके इसको क्या करेंगे? कंप्लीट। यानी कंप्लीट करने के लिए
एक्सटर्नल यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर आता है, यानी रिएक्शन का ही कोई इंटरमीडिएट वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करता है, बाहर से आएगा और वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके रेस्पिरेशन को क्या करेगा, कंप्लीट। अगर बाहर से आके कोई मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर रहा है तो हम बोलेंगे टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या चल रही है, प्रोसेस। अगर टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रोसेस चल रही है तो नाम क्या दिया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन बच्चों जब एरोबिक की बात करेंगे तो एरोबिक को बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर। अब इंट्रामोलिकुलर क्यों बोला जाता है उसके पीछे रीजन सुनो। जब एनारोबिक चलेगा तो एनारोबिक के अंदर जैसे हमने ग्लूकोज से रिएक्शन स्टार्ट की तो यहां पर आप जानते हो ऑक्सीजन तो यूटिलाइज होगा ही नहीं, तो यहां पर कोई एक्सटर्नल हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं आता है, तो फिर कौन होगा, रिएक्शन, उस रिएक्शन का ही कोई इंटरमीडिएट हो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। बताओ अगर रिएक्शन का ही कोई इंटरमीडिएट हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है तो क्या एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है, तो क्या बोला जाएगा, इंटर या इंट्रा, इंट्रा। इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, इंट्रामोलिकुलर। जब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में और बात करें तो इससे एनर्जी कितनी मिलेगी, या तो बच्चों 36 एटीपी मिलेंगे या फिर 38 एटीपी, या तो कितने मिलेंगे 36 या फिर कितने मिलेंगे 38। आप बोलोगे 36 और 38 कैसे, टाइम आने पे आप लोगों को सब कुछ समझा दिया जाएगा। अभी आपको ध्यान में रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब भी 1 ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, 1 ग्लूकोज का जब भी कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे तो हमें जो एनर्जी की फॉर्म में एटीपी मिलेंगे या तो कितने मिलेंगे 36 या फिर कितने मिलेंगे 38। जब बच्चों हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज यूज में लेते हैं तो ओनली 2 एटीपी मिलते हैं, ओनली कितने एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपी। अब देखो एरोबिक की कंपैरिजन में एनारोबिक से कितनी कम एनर्जी मिल रही है, क्या बहुत बहुत कम, अरे बोलो। आगे बात करें एरोबिक की तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम बनाएंगे NADH2, क्या बनाएंगे, NADH2। इन NADH2 को फिर ETS में ले जाके इनको ब्रेक करेंगे, और जब ETS में ले जाके ब्रेक करेंगे तो इनको किन में कन्वर्ट करेंगे, NAD+ में। और जब ETS में इनका ब्रेकडाउन करेंगे तो क्या करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अरे बोलो, ऑक्सीडाइज करके इनको NAD+ में कन्वर्ट कर देते हैं और इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ATP में। अब जब बच्चों इनका कन्वर्जन होता है NADH2 का NAD+ में तो फास्ट कन्वर्जन होता है। आप बोलोगे फास्ट कन्वर्ट क्यों हो पाते, क्योंकि यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन क्या करता है, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। अगर फास्टली रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन को तो क्या NADH2 NAD+ में फास्ट कन्वर्ट होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, इसके पास क्या हाइड्रोजन है, अरे बोलो, जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर रन करवाया जाता है और प्रोटॉन को पंप कर दिया जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कहां पे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जब वो इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन में मूव करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन। अगर वो फास्टली बच्चों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हम बोलेंगे NADH2 NAD+ में फास्टली कन्वर्ट होगा। जब इधर देखेंगे तो बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर NADH2 है, वो NADH2 NAD+ में जब कन्वर्ट होता है तो बहुत ही स्लो होता है, स्लो कन्वर्ट होता है। और स्लो कन्वर्ट क्यों होता है, क्योंकि रिएक्शन का ही कोई इंटरमीडिएट फाइनली हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है और रिएक्शन के इंटरमीडिएट को जबरदस्ती यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए जाते, वो लेता नहीं है, भाई ले 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 देते जबरदस्ती। अगर जबरदस्ती दे रहे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जब हम देखेंगे एनारोबिक में तो एनारोबिक के अंदर NADH2 का NAD+ में कन्वर्जन रहेगा, वो क्या रहेगा, स्लो। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि एरोबिक के अंदर फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या होगा, बोलो, मैंने 2-3 बार बोल दिए, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या रहेगा, ऑक्सीजन। यानी फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एरोबिक के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो एनारोबिक के अंदर क्या होगा, हो सकते हैं डिफरेंट। वो डिफरेंट कैसे, अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चल रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर अलग होगा, और अल्कोहल फर्मेंटेशन है, इस अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर अलग होगा। जब मैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की बात करूं
तो यहां पर होता है बच्चे पायरुविक एसिड। कौन रहता है? पायरुविक एसिड। और जब अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करें तो यहां पर होता है बच्चे एसिटाल्डिहाइड। क्या रहता है? एसिटाल्डिहाइड। तो याद रखना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा? पायरुविक एसिड। अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर कौन रहेगा? अरे बोलो, एसिटाल्डिहाइड। रिएक्शन भी लिखते हैं हम। 1 ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर हम ब्रेक डाउन करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बच्चों रिएक्शन आपके सामने ये बनेगी। यानी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 ही बच्चों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज में आएंगे। और फिर आगे बनेगा 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 बच्चे वाटर मॉलिक्यूल और साथ में 686 किलो कैलोरी। आप तो मुझे बताओ, यहां तक अगर रिएक्शन देखें तो क्या ये देखी देखी लग रही है आपको? ये रिएक्शन कहां पे थी एक्चुअली? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिवर्स कर देंगे तो किसकी हो जाएगी? रेस्पिरेशन की। याद रखना है, फोटोसिंथेसिस की रिवर्स जो रिएक्शन रहेगी वो किसकी होगी? रेस्पिरेशन की। और अगर रेस्पिरेशन की रिवर्स कर देंगे तो किसकी हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस की। अब अगर बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चल रहा है तो यहां पर भी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज मिलेंगे। और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा या पार्शियल? पार्शियल। और जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर बनेगा बच्चे लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बना और इसके साथ में एनर्जी रिलीज होगी, वो होगी 59 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 59 किलो कैलोरी। अगर अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करें तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर भी हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज में लेकर रिएक्शन चलाएंगे। जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज में लेकर रिएक्शन चलाएंगे, एक तो बनेंगे, दो तो बनेंगे बच्चे इथेनॉल के मॉलिक्यूल C2H5OH। इसके साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और वही 59 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो, अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर CO2 रिलीज तो हो रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट सभी कार्बन का इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हो रहे? नहीं, कुछ ही कार्बन बच्चों CO2 की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? पार्शियल। पर कैसा हो रहा है? पार्शियल। ये आप लोगों को रफ आइडिया बताया गया है, यानी जब आप ये डिटेल में पढ़ोगे तभी सारी बातें डिटेल में समझ में आएगी। समझ पा रहे हो? ये आप लोगों को पहले बताया गया है, बस दिमाग में रखना है। कुछ चीजें आपको हो सकता है इनमें से जो मैंने बताई समझ में नहीं आई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ेंगे रिएक्शन तो सारे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो ये 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। कितनी स्टेप में? 4 स्टेप। एक एक करके स्टेप बोल रहा हूं, आप लोगों को सीक्वेंस से याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप का नाम है बच्चे ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। सेकंड स्टेप का नाम है लिंक रिएक्शन। कौन सी? लिंक रिएक्शन। थर्ड स्टेप का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या है? क्रेब्स साइकिल। फोर्थ स्टेप का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ETS।
अब बच्चों ये प्रोसेस चलती है तो कहाँ चलेगी? सेल में। अरे कहाँ चलेगी? सेल में, क्योंकि हम कौन सा रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं? सेलुलर। यस और नो? तो अब हमें बात करनी है कि सेल के अंदर कौन सी लोकेशन के ऊपर कौन सी प्रोसेस चलती। सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चलती है बच्चे साइटोप्लाज्म में। कहां चलेगी? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है ग्लाइकोलाइसिस। अब साइटोप्लाज्म को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो लिक्विड होता है और दूसरा क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड को क्या ट्रोपोप्लाज्म बोलते हैं और लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोसोल। यस और नो? ट्रोपोप्लाज्म के अंदर आप लोगों को एक तो मिलता है लिविंग पार्ट और दूसरा कौन सा मिलता है? नॉन लिविंग। यस और नो? आप तो मुझे बताओ, एक्चुअल में हम देखेंगे तो ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कहां चलेगी? ट्रोपोप्लाज्म में या फिर साइटोसोल में? साइटोसोल में। सेल ऑर्गेनल्स में नहीं चलती है, उसके फ्लूइड पार्ट में चलेगी, लिक्विड पार्ट में, क्योंकि एंजाइम्स कहां रहेंगे? लिक्विड पार्ट में। तो ये कहां चलती है बच्चे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे? साइटोसोल में। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आए और क्वेश्चन के अंदर दिया जाए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, फिर ऑप्शन दिया जाए साइटोप्लाज्म और एक ऑप्शन दिया जाए साइटोसोल, तो दोनों में से कौन सा चूज करना है? साइटोसोल। और अगर साइटोसोल नहीं हो तो क्या टिक करना है? साइटोप्लाज्म। उसके बाद में लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, ये दोनों के दोनों चलती है बच्चे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। किसके अंदर चलेगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल रन होती है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बता सकते हो कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। कहां चलेगा? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। अब देखो, रेस्पिरेशन है, उस रेस्पिरेशन की मेनली जो प्रोसेस है वो कहां रन होती है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में? अरे बोलो। और ये किसकी स्टेप है? एरोबिक या एनेरोबिक की? एरोबिक की। तभी हम बोल रहे थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन को रन करने के लिए जो सेल ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ठीक है, ठीक है। एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बात यह आती है कि ये तो यूकेरियोटिक सेल में ऐसे चलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे चलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चों क्रेब्स साइकिल तक तो चलता है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। सारी प्रोसेस क्रेब्स साइकिल तक तो कहां चलेगी? साइटोप्लाज्म में। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है सेल मेम्ब्रेन में। कहां चलेगा? सेल मेम्ब्रेन। आप लोगों को पता होगा, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो मीजोजोम प्रेजेंट रहते हैं। उन मीजोजोम कैसे बनते हैं? क्या सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से? अब सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से जो मीजोजोम बने, उन्हीं के अंदर क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? एरोबिक या एनेरोबिक की? एरोबिक की। कई लोग ये बोलेंगे कि क्या सर प्रोकैरियोट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, एरोबिक भी करते हैं और क्या करते हैं? एनेरोबिक भी करते हैं। तो जो भी प्रोकैरियोट एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अंदर जब बच्चों ये एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप चलेगी तो ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल तो कहां चलेगी? साइटोप्लाज्म में। और जो ये ईटीएस है वो कहां चलेगी बच्चे? सेल मेम्ब्रेन में। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे स्टार्ट करें। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ग्लाइको और दूसरा है आ रहा है लाइसिस। ग्लाइको मीन्स यहां पे होता है शुगर और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या फिर क्या बोल सकते हैं? ब्रेकडाउन। अगर हम शुगर का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर रहे हैं जिस प्रोसेस से,
उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में 3 साइंटिस्टों ने मिलकर बताया था। 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? एम्बेडन, मैरॉफ एंड पार्नेस। बच्चों ने तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में बताया। तो एम्बेडन का लिया गया ई, मैरॉफ का लिया गया एम और पार्नेस का लिया गया पी और बोला गया ईएमपी पाथवे। क्या बोला गया? ईएमपी पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को एक और नाम दिया जाता है और क्या बोला जाता है? ईएमपी पाथवे। जो पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाए। जब बच्चों ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हम स्टार्ट करेंगे तो वो ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्ट फेवरेबल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर आपको टोटल स्टेप मिलेगी, वो मिलेगी 10। कितनी मिलेगी? 10। यानी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे टोटल कितनी स्टेप रखती है? 10। उन 10 स्टेप में से बचे 3 स्टेप रहती है इरिवर्सिबल। 3 स्टेप क्या रहती है? इरिवर्सिबल। रिमेनिंग जो स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी? रिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल स्टेप होती है उनके नंबर आपको काउंट याद रखने। कौन कौन से? फर्स्ट, थर्ड एंड 10। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, थर्ड एंड 10। ये 3 जो स्टेप होती है वो कैसी रहेगी? इरिवर्सिबल। रिमेनिंग सारी स्टेप क्या रहेगी? रिवर्सिबल। ऊपर ध्यान रखें, जब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चलती है तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के ड्यूरिंग ना तो बच्चे ऑक्सीजन का यूज होता है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यानी कोई सी भी स्टेप के अंदर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता और कोई सी स्टेप के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन यूज में नहीं आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है तो बताइए क्या ये एनेरोबिक है या एरोबिक है? एनेरोबिक। यानी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एक्चुअल में कैसी कंडीशन में चल रहा है? एनेरोबिक। इसलिए इसको क्या माना जाता है? एनेरोबिक। लेकिन बच्चों जब एरोबिक रेस्पिरेशन भी चलेगा तो किससे स्टार्ट होगा? ग्लाइकोलाइसिस से। कहने का मतलब ये हुआ कि एरोबिक और एनेरोबिक दोनों की कॉमन पाथवे, उसका नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। यानी एरोबिक के अंदर भी चलेगी, एनेरोबिक में भी चलेगी, दोनों के अंदर कॉमन जो पाथवे रहेगी उसका नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया जाए एरोबिक और सेकंड ऑप्शन दिया जाए एनेरोबिक, तो फिर क्या टिक करोगे? एनेरोबिक। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता और ना ही कोई सी स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अरे समझ में तो आ रहा है? आगे जब हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे स्टार्ट करेंगे तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन को, तो उस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। यहां पर भी जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में एनर्जी इनपुट करेंगे। जब हम एनर्जी इनपुट करके रिएक्शन को एक बार स्टार्ट कर देंगे तो फिर एनर्जी इनपुट करने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप ये रिएक्शन रन होती रहेगी। और बच्चों जितनी आपने एनर्जी इनपुट की है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की स्टार्टिंग स्टेप के अंदर हम एनर्जी इनपुट करेंगे और फिर बच्चों अपने आप रिएक्शन रन होने लगेगी तो एनर्जी वापस क्या हो जाएगी? रिलीज। कहने का मतलब ये भी हुआ कि जो कुछ हम साइटोप्लाज्म में से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को स्टार्ट करने के लिए यूज में लेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कंप्लीट करने से पहले पहले वो वापस क्या कर देना है? साइटोप्लाज्म में रिलीज। जो कुछ भी हम यूज में लेंगे, जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल यूज में ले रहे तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कंप्लीट होने से पहले पहले वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले रहे तो वो भी रिलीज कर देंगे। अरे ठीक है। बात आती है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे अगर प्लांट्स में स्टार्ट करनी है तो प्लांट्स के अंदर तो ग्लूकोज तो अवेलेबल होता है, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो फिर प्लांट्स के अंदर फूड की फॉर्म में क्या मिलेगा? स्टार्च। क्या मिलेगा? स्टार्च। और स्टार्च क्या प्लांट का स्टोर्ड फूड है? अरे बोलो, अगर स्टार्च मिलेगा तो स्टार्च से अगर हमें रेस्पिरेशन स्टार्ट करना है तो फिर क्या किया जाए? स्टार्च को पहले बच्चे ब्रेक डाउन करेंगे और स्टार्च को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जिसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम बच्चे? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम है, ये एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को करता है ब्रेक, और जब ब्रेक करेगा
तो आप जानते हो स्टार्च है, उस स्टार्च के अंदर मोनोमर यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज। अरे क्या रहेगी? ग्लूकोज। तो मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, और मैनी जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होंगे तो उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हम रेस्पिरेशन के अंदर यूज में ले लेंगे। आप बोलोगे सर स्टार्च नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, तो फिर क्या मिलेगा? सुक्रोज। क्योंकि सुक्रोज की फॉर्म में प्लांट्स है, उन प्लांट्स के अंदर फूड होता है ट्रांसपोर्ट। और जब सुक्रोज है, उन सुक्रोज को ब्रेक करना है तो जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम है, वो इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ब्रेक करता है, और जब सुक्रोज को ब्रेक करता है तो क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब बच्चों, ग्लूकोज से भी रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है ग्लाइकोलाइसिस, और फ्रक्टोज से भी हो सकती है। जब ग्लूकोज से स्टार्ट होगी तो आपके सामने टोटल स्टेप कितनी आएगी? 10। और अगर फ्रक्टोज से स्टार्ट होगी तब टोटल जो स्टेप आएगी वो आएगी 9। कितनी आएगी? 9। लेकिन अपनी एनसीईआरटी ने जो लिख रखा है वो 10 स्टेप प्रोसेस लिख रखा है, और वो किसके बेसिस पे लिख रखा है बच्चे? ग्लूकोज के। अरे ठीक है, हमने बोला है कि अगर स्टार्च है, उस स्टार्च का ब्रेकडाउन करेंगे तो स्टार्च, उस स्टार्च का ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? क्या बच्चे? एमाइलेज। अरे बोलो। और एमाइलेज जब हम बच्चों यूज में लेंगे तो क्या मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? अरे बोलो। अब देखो, अगर सुक्रोज है, सुक्रोज का ब्रेकडाउन करेंगे तो सुक्रोज के ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? इन्वर्टेज। कौन सा चाहिए? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जब आएगा तो क्या ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा? अरे क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब देखो, अपने पास में क्या ग्लूकोज अवेलेबल है? अपनी बॉडी के अंदर भी जैसे यहाँ पे प्रोसेस चल रही वैसे ही चलेगी, और अपनी बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज इजीली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूअस बच्चे ग्लूकोज को इंटेक करते रहते हैं, पता है ना आपको। अब अपने पास में ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिएक्शन को करना है स्टार्ट। तो सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में बात करें तो इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 कार्बन है इसके पास में, और रिएक्शन को करना है स्टार्ट। ये ग्लूकोज आया कहां से प्लांट बॉडी के अंदर? फोटोसिंथेसिस से। अरे किससे आया है? फोटोसिंथेसिस से। अब इस ग्लूकोज को ब्रेक करना स्टार्ट करना है और रिएक्शन स्टार्ट करनी है, तो मैंने बोला था कि आपको स्टार्टिंग में एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी तो एनर्जी कहां से लाए? एनर्जी देगा बच्चे एटीपी। तो एटीपी आएगा, और वो एटीपी बच्चे आके यहाँ पे होगा ब्रेक। जब एटीपी ब्रेक होगा तो एटीपी के ब्रेकडाउन से बच्चे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, और जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ है उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम बच्चे? हेक्सोकाइनेज। वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ध्यान से सुनते जाएं पॉइंट्स को, लिखने का काम बाद में कर लेना। जो एटीपी, उस एटीपी के ब्रेकडाउन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुए, उन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज की 6 नंबर पोजीशन पे बाइंड कर देता है। अगर ग्लूकोज की 6 नंबर पोजीशन पे बाइंड कर देगा तो बताओ नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अरे क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है इसके अंदर भी कार्बन कितने रहेंगे? 6। कार्बन का कोई लॉस नहीं हुआ। अरे समझ में तो आ रहा है ना? ये जो स्टेप है, इस स्टेप को बच्चे नंबर कौन सा दिया जाए? 1। और आपको बता रखा है फर्स्ट स्टेप कैसी होती है? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। ठीक है जी। उसके बाद में बच्चों आगे जो एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, एक एंजाइम आता है, इस एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। जब भी आइसोमरेज एंजाइम आएगा, तो आइसोमरेज एंजाइम कंपाउंड्स को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करता है। अगर आइसोमर में कन्वर्ट करेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर आगे वो है बच्चे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आगे जो प्रोसेस चलती है वो किसकी प्रेजेंस में चलती है? आइसोमरेज। और आइसोमरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। बताओ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कार्बन कितने रहेंगे? 6। कितने रहेंगे? 6। और ये स्टेप कौन सी है बच्चे? सेकेंड। कौन सी है? सेकेंड। अब बच्चों रिएक्शन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनते ही फिर से क्या हो गई है? इनएक्टिवेट हो गई है।
तो फिर से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब यहां तक लाए रिएक्शन को रन करके, तो यहां तक तो रिएक्शन रन हो गई जब हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया था उसकी वजह से, क्योंकि उसके पास क्या थी, एनर्जी। अब रिएक्शन फिर से इनएक्टिवेट होगी, तो क्या फिर से एनर्जी को इनपुट करना पड़ेगा, और एनर्जी को इनपुट करना पड़ेगा तो यहाँ बच्चों थर्ड स्टेप के अंदर फिर से एनर्जी को इनपुट करेंगे। अगर एनर्जी को इनपुट करेंगे तो एटीपी और एटीपी को फिर से यूज मिलेंगे, और एटीपी और एटीपी का होगा ब्रेकडाउन, तो क्या रिलीज होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जो एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ है, उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक एंजाइम आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्या नाम है उसका, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फ्रक्टोज की 1 नंबर पोजीशन पे बाइंड करता है। बच्चों 6 नंबर पोजीशन पे तो क्या ऑलरेडी फॉस्फेट बाइंड है, 1 नंबर पोजीशन फ्री है, और अगर 1 नंबर पोजीशन फ्री है तो उसके ऊपर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करेगा। तो बताओ अब क्या बनेगा, क्या फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्या बना है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब इस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कार्बन कितने रहेंगे, वही 6। ये स्टेप नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। कौन सी है, थर्ड। आपको मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप क्या होती है, इरिवर्सिबल। क्या इरिवर्सिबल ही है। आगे जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया तो उससे आगे रिएक्शन रन करनी है, तो बच्चे एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। क्या नाम है, एल्डोलेज। उस एल्डोलेज एंजाइम की खास बात होती है, खास बात क्या होती है, वो एल्डोलेज एंजाइम यहां बना रहा हूं इससे आगे, ठीक है ना, इधर एल्डोलेज एंजाइम है। उस एल्डोलेज एंजाइम की खास बात क्या होती है, वो एल्डोलेज एंजाइम बच्चों जो भी यहां पर कार्बन का कंपाउंड, कार्बन का स्केलेटन है, उसको इक्वल टू कार्बन के स्केलेटन में डिवाइड कर देगा, यानी ब्रेक करके कितने मॉलिक्यूल बना देगा, 2 मॉलिक्यूल। जो 6 कार्बन का स्केलेटन है उसको इक्वली स्केलेटन के अंदर डिवाइड कर देगा, तो आगे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। और वो कितने थे कार्बन के, 3 के। एक जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल का नाम है 3PGAL। क्या नाम बच्चे, 3PGAL। 3PGAL की फुल फॉर्म क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और इसके अंदर कार्बन कितने होंगे, 3। इसके अलावा एक बच्चों कंपाउंड और बनता है, और उस कंपाउंड का नाम है DHAP। क्या नाम है, DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या नाम है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर भी कार्बन कितने रहेंगे, 3। यहां पर एंजाइमो एंजाइम कौन सा यूज में आया, क्या बच्चे, एल्डोलेज। अरे कौन सा है, एल्डोलेज। और ये स्टेप कौन सी है, क्या 4th नंबर स्टेप है, अरे बोलो। अब 4th नंबर स्टेप के अंदर हमने कितने मॉलिक्यूल बना दिए, 2। एक तो क्या बना है, 3PGL, और दूसरे क्या बना है, DHAP। जो ये बच्चों DHAP बना है, ये DHAP तुरंत ही 3PGL के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। DHAP 3PGL के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। एक 3PGL तो किससे बन गया है, क्या फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। और एक 3PGL किससे बन जाएगा बच्चे, DHAP के कन्वर्जन से। क्यों बन जाएगा, क्योंकि DHAP एंड 3PGL दोनों क्या होते हैं, आइसोमर। अगर आइसोमर है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, आइसोमरेज। और आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये अगर बच्चे 3PGL के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ये कौन सी स्टेप है, क्या स्टेप नंबर 5 है। अरे कौन सी स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 से एक 3PGL बना, एक स्टेप नंबर 4 से 3PGL बना, तो बताओ 3PGL के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2। यानी अब आगे जो ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चलेगी वो कितने मॉलिक्यूल से चलेगी बच्चे, 2 मॉलिक्यूल से। अरे समझ में तो आ रहा है क्या, अरे बोलो आगे। अब बच्चों जब 3PGL के हम 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं तो फिर से जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इनएक्टिवेट हो जाती। जब फिर से इनएक्टिवेट हो गई तो हमें फिर से किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बच्चे यहां पर एटीपी से एनर्जी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसके पीछे रीजन, एंजाइम। एटीपी को ब्रेक करने के लिए एंजाइम भी चाहिए होता है, और वो जो एंजाइम चाहिए होता है उस एंजाइम का नाम है काइनेज। क्या नाम है, काइनेज। अगर काइनेज एंजाइम होगा
तो काइनेज एंजाइम एटीपी का ब्रेकडाउन भी कर सकता है, मैंने पहले बताया था, और एटीपी का सिंथेसिस भी कर सकता है। यहाँ पे एक्सोकाइनेज क्या एटीपी का ब्रेकडाउन करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको ग्लूकोज में बाइंड कर रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या एटीपी का ब्रेकडाउन करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर बाइंड कर रहा है? लेकिन यहां पर बच्चों काइनेज एंजाइम नहीं है। तो फिर एंजाइम कौन सा है? पहला पॉइंट तो ये, जो यहां पर एंजाइम प्रेजेंट रहेगा उस एंजाइम का नाम बच्चे डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा है? डीहाइड्रोजिनेज। नाम से पता चल रहा है कि ये एंजाइम क्या करवाता है? डीहाइड्रोजिनेशन। क्या करवाता है? डीहाइड्रोजिनेशन। और अगर डीहाइड्रोजिनेशन करवाता है तो क्या ऑक्सीडेशन करवाता है? अरे बोलो, क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन पहले बच्चों रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट। जब एक्टिवेट करना है तो हमें चाहिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है, वो देता है फॉस्फोरिक एसिड। कौन देता है? फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि साइटोप्लाज्म में मेनी फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होते, लेकिन हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए कितने एक्चुअल में? 1 या 2? 2, क्योंकि अपने पास में मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। तो फिर बच्चे साइटोप्लाज्म से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते, रिएक्शन क्या हो गई है? एक्टिवेट। रिएक्शन क्या हो गई है? एक्टिवेट। जब रिएक्शन एक्टिवेट हो गई तो बच्चों इस रिएक्शन को रन करने के लिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, और जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे? ऐड। जब हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते रिएक्शन एक्टिवेट हुई, और एक्टिवेट हुई तो इस डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने 3 PGL का कर दिया बच्चे ऑक्सीडेशन। जब 3 PGL का ऑक्सीडेशन किया तो आगे बना 1,3,20 PGA। क्या बना बच्चे? 1,3,20 PGA। 1,3,20 PGA की फुल फॉर्म क्या है? 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है जी, या फिर क्या बोल सकते हैं? 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? अरे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। अब जब यहां पे हमने 3 PGL का ऑक्सीडेशन किया है तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हाइड्रोजन रिलीज होंगे? अरे बोलो। और 1 मॉलिक्यूल 3 PGA का जब ऑक्सीडेशन करते तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होते। यहां पे कितने मॉलिक्यूल है 3 PGL के? 2। तो टोटल कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? 4। और बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जिसका नाम है NAD+। क्या नाम है? NAD+। और ये NAD+ वन टाइम में 1 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है? 2। यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं? 4। उन 4 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए कितने NAD+ चाहिए? 2। तो बच्चे 2 NAD+ लाए, और 2 NAD+ लाके उन NAD+ का क्या करवा दिया है? रिडक्शन। NAD+ का क्या करवा दिया है? रिडक्शन। और बच्चे 3 PGL का क्या करवाया है? ऑक्सीडेशन। यानी जब भी ऑक्सीडेशन होगा प्रोसेस के अंदर तो किसी अदर कंपाउंड का क्या होगा? रिडक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जहां पर भी आएगा वहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा? रिडक्शन भी। हेलो, अरे समझ में तो आया कि पॉइंट? फिर से सुन लो, ये 3 PGL 3 PGL के आगे रिएक्शन चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी किससे ली जाती है? फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किए जाते हैं ऐड। जब ऐड करेंगे तो बच्चे रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगी, और फिर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये 3 PGL का कर देगा ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करेगा तो आगे क्या बनेगा? 1,3,20 PGA। क्या बन जाएगा? 1,3,20 PGA। जब बच्चे ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से क्या रिलीज होंगे? हाइड्रोजन। उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन आएगा? NAD+। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH2 में। ये बताओ कौन से नंबर की स्टेप है? क्या बच्चों 6 नंबर की है? अरे बोलो आगे। अब रिएक्शन बच्चों फुल्ली एक्टिवेट हो गई। अगर रिएक्शन फुल्ली एक्टिवेट हो गई है तो जो सब कुछ आपने साइटोप्लाज्म में से लिया है वो सारा क्या कर दो? वापिस रिलीज। साइटोप्लाज्म में से अभी तक हमने कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिए? 4। कितने लिए हैं? 4। क्या एक यहां पे लिया है? क्या एक यहां पे लिया है? और बच्चों 2 लिए हैं यहां पर। इन 4 के 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करना है। जब रिलीज कर देंगे तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। एक एक करके रिलीज करते। क्या बच्चों 1,3,20 PGA इसकी 1 नंबर और 3rd नंबर पोजीशन पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है? अरे बोलो। तो सबसे पहले
1 नंबर पोजीशन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किया जाता है रिलीज। जब 1 नंबर पोजीशन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करेंगे तो आगे क्या बनेगा? क्या 3 PGA बनेगा? अरे क्या बनेगा? 3 PGA। इस 3 PGA के अंदर भी कार्बन कितने होंगे बच्चे? 3। अरे कितने होंगे? 3। और इसके मॉलिक्यूल कितने रहेंगे? 2। अब 3 PGA बनाया हमने तो कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज किए? अरे 1 किए या 2 किए? 2। अब उन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर आता है बच्चे एडीपी। कौन आता है? एडीपी। अब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज किए तो कितने एडीपी की रिक्वायरमेंट आएगी? 2। और 2 एडीपी आएंगे और 2 एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिसीव करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या 2 एटीपी में? अरे बोलो। और यहां पर जो एंजाइम यूज में आता है उस एंजाइम का नाम है ट्रांसफॉस्फोराइलेज। क्या नाम बच्चे? ट्रांसफॉस्फोराइलेज। याद रहेगा। अब देखो, जब 3 PGA बना दिया तो इस 3 PGA के अंदर थर्ड कार्बन के ऊपर क्या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है? उसको भी रिमूव करना है। अब उसको रिमूव करना है तो पॉसिबल नहीं है। कैसे बच्चों? थर्ड कार्बन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको वीक करेंगे तभी वो वहां से रिलीज होगा। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या करें? अब अगली स्टेप के अंदर हम करेंगे कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। जब पोजीशन चेंज कर देंगे कार्बन पे, जैसे थर्ड कार्बन में, तो थर्ड कार्बन से कहां ले जाएंगे? 2 नंबर कार्बन पे। सो मत बेटा, बहुत गहरी नींद आ रही तुझे, अभी तो टेबल से टकरा जाती। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करने हैं तो बच्चे थर्ड कार्बन से बॉन्डिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो नॉर्मली रिलीज नहीं कर सकते। तो फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की इस मॉलिक्यूल के ऊपर पोजीशन को कर देंगे चेंज। तो फिर थर्ड कार्बन से कौन से कार्बन पे ले जाएंगे? सेकंड पे। जब थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे ले जाना है तो क्या बच्चों इसका पोजिशनल आइसोमर बनाना है। अब पोजिशनल आइसोमर बनाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उस एंजाइम का नाम है म्यूटेज। कौन सा है? म्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम थर्ड नंबर पोजीशन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को 2 नंबर पोजीशन पे ले जाता है तो क्या बच्चों 2 PGA बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा? 2 PGA। और 2 PGA के भी मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चे? 2। अरे कितने हैं? 2। ये कौन सी नंबर स्टेप है? 7। और ये कौन सी है? 8। ठीक है जी। आगे एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम बच्चे इनोलेज। क्या नाम है? इनोलेज। ये इनोलेज एंजाइम है 2 PGA से 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। एक से एक रिलीज करेगा तो 2 से क्या करेगा? 2। जब 2 PGA से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है तो फिर बनता है बच्चे 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या बनता है? 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और इसके अंदर भी कार्बन कितने रहेंगे? 3। और इसके भी मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2। ये स्टेप नंबर कौन सी हो गई है? 9। ठीक है जी। आगे बच्चे ये जो पीईपी बना है उस पीईपी से आगे एक एंजाइम रिएक्शन को रन करवाता है और उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। क्या नाम है? पायरुवेट काइनेज। जब पायरुवेट काइनेज एंजाइम आता है तो ये जो पीईपी के 2 नंबर पोजीशन पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको करवाएगा रिलीज। जब रिलीज करवाएगा तो बच्चे अगला कंपाउंड बनेगा, उसका नाम है पायरुविक एसिड। अरे क्या नाम है? पायरुविक एसिड। और इस पायरुविक एसिड के अंदर भी कार्बन कितने रहेंगे? 3। और इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे बच्चे? 2। अरे कितने रहेंगे? 2। अगर 2 मॉलिक्यूल है तो बताओ इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हो गए? 6। हमने 6 कार्बन से रिएक्शन स्टार्ट की थी और एंड के अंदर भी क्या बन रहे? क्या 6 कार्बन। तो कार्बन का कोई लॉस नहीं हुआ। अब देखो, जब यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर रहे हैं तो कितने कर रहे हैं? क्या 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए 2 एडीपी आएंगे और वो 2 एडीपी उन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एटीपी में। अब देखो जरा, पहला पॉइंट तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे 10 स्टेप प्रोसेस है। यस और नो? 10 स्टेप प्रोसेस है तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज में लेते हैं तो कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं? 2। अच्छे से बिठा लेना दिमाग में, अगर कैलकुलेशन अच्छे से समझ नहीं आ गई तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर पायरुविक एसिड में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर ग्लाइकोलिसिस पाथवे में यूज में लेते हैं तो एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनते हैं?
2 पायरुविक एसिड। ठीक है जी। अब मैंने जब रिएक्शन स्टार्ट की थी तो उस टाइम बोला था कि जब भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे को कंप्लीट करना है तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में हमें एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी, और जो भी हम यूज में लेंगे साइटोप्लाज्म से वो कंप्लीट होने तक साइटोप्लाज्म में वापस क्या करना है, रिलीज। तो पहला पॉइंट तो ये देखते हैं कि जो हमने यूज किया वो वापस रिलीज किया या फिर नहीं किया। यहां फर्स्ट नंबर स्टेप के अंदर क्या है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अरे बोलो। थर्ड नंबर स्टेप के अंदर क्या फिर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 6 नंबर स्टेप के ऊपर नजर डालो, क्या 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बच्चों 6 नंबर स्टेप के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल भी। अरे क्लियर है। अब 7 नंबर स्टेप में देखो, क्या 7 नंबर स्टेप के अंदर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस रिलीज करें, 2 एटीपी बना रहे हैं तो कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करें, 2। तो वापस क्या साइटोप्लाज्म में 2 रिलीज कर दिए, 4 में से 2 गए, क्या 2 बचे हैं। फिर बच्चों आगे 9 नंबर स्टेप में देखो, 9 नंबर स्टेप के अंदर क्या 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करे, 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज में लिए थे, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिए, क्या 0। 10 नंबर स्टेप में देखो फिर से क्या 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करे, तो टोटल अब कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर दिए, 4 यूज में लिए, 4 रिलीज कर दिए, क्या 0। अरे बोलो। अगला पॉइंट, हमने ये बोला था स्टार्टिंग में कि जब ग्लूकोज से रिएक्शन स्टार्ट होगी और जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होगी तो टोटल स्टेप कितनी होगी, 10। ठीक है। लेकिन जब फ्रक्टोज से स्टार्ट होगी तो प्रोसेस में कितनी स्टेप होगी, 9। कितनी रहेगी, 9। ये चलो स्टार्ट करो किससे, फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज से भी स्टार्ट करेंगे तो बच्चे फ्रक्टोज से स्टार्ट करेंगे तो हमें रिएक्शन को रन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां पर भी एनर्जी यूज में आएगी। और एंजाइम कौन सा रहेगा, वही एक्सोकाइनेज। कौन सा रहता है, एक्सोकाइनेज। और क्या बना देता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब बताओ कितनी स्टेप है, 9। 1 ये भी है एक स्टेप, ध्यान रखना 1, और फिर इसके आगे काउंट करना स्टार्ट कर दो, टोटल स्टेप कितनी हो जाएगी, 9। लेकिन आपको 9 याद नहीं रखना है, कितनी याद रखनी है, 10। ठीक है जी। अरे ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें एटीपी कंज्यूम कितने हुए वो देखने। सबसे पहले हमें ये देखना है एटीपी कितने कंज्यूम हुए। कंज्यूम एटीपी के नंबर देखो, क्या फर्स्ट नंबर स्टेप में 1, सेकंड नंबर स्टेप में 1, सेकंड नंबर स्टेप में 1 नहीं, थर्ड नंबर स्टेप में 1, फोर्थ नंबर स्टेप में नहीं, फिफ्थ नंबर स्टेप में नहीं, सिक्स नंबर स्टेप में नहीं। आगे देखेंगे तो कहीं पे भी एटीपी कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो टोटल एटीपी कितने कंज्यूम हो रहे हैं, 2। तो टोटल एटीपी कंज्यूम कितने हो रहे हैं, 2। और ये किसके लिए बात की जा रही है, फॉर 1 ग्लूकोज। आगे बात करें कि एटीपी फॉर्म, एटीपी कितने फॉर्म्ड होंगे। क्या बच्चों 7 नंबर स्टेप के अंदर 2 और 10 नंबर स्टेप में 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 एटीपी क्या कर रहे हैं हम, फॉर्म। अब एक पॉइंट अच्छे से सुनना, आप सुनना पॉइंट, जब भी हम रिएक्शन में डायरेक्टली एटीपी सिंथेसिस करेंगे तो उसको बोला जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। रिपीट कर रहा हूं फिर से, जब भी हम रिएक्शन में डायरेक्टली एटीपी सिंथेसिस करेंगे तो प्रोसेस को बोला जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, हेलो, समझ में तो आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं। देखो डायरेक्टली कहां पे, क्या 7 नंबर स्टेप में और 10 नंबर स्टेप में सिंथेसाइज करेंगे तब बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर यूज में लेंगे तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं बोलेंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की कौन कौन सी स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, 7 नंबर एंड 10 नंबर। ठीक है। और जब हम ईटीएस की हेल्प से एटीपी बनाते हैं, किसकी हेल्प से, ईटीएस की हेल्प से, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हम ये बोल सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ ईटीएस डायरेक्टली एटीपी सिंथेसाइज करेंगे तो क्या बोला जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और अगर ईटीएस की हेल्प से करेंगे
तो क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हेलो, अब देखो आपके सामने 6 नंबर स्टेप के अंदर NADH2 बना है। ये NADH2 ATP है या NADH2? NADH2। तो इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं बोलेंगे। इस NADH2 को आगे जाके क्या करेंगे? इस NADH2 को ले जाएंगे ETS में। किस में ले जाएंगे? ETS में। और ETS में ले जाके इस NADH2 को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? ATP में। अगर ETS की हेल्प से इस NADH2 को ATP में कन्वर्ट करें तो बताओ 6 नंबर स्टेप क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पार्ट रहेगा? अरे बोलो कैसे? यहां पर बना हुआ जो NADH2 है उसको कहां ले जाया जाएगा? ETS में। और ETS में ले जाकर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बच्चे? ATP में। हेलो, तो अब आपसे पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर कौन कौन सी स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है? 7 एंड 10। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पार्ट कौन सा स्टेप होगा? 6 नंबर। अरे कौन सा? 6 नंबर। क्लियर? अब ये जो 4 ATP सिंथेसाइज हुए, ये 4 ATP सिंथेसाइज कौन सी प्रोसेस से हुए? क्या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? SLP। क्या बोला जाता है? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी। अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे रन हो रही है, ध्यान से सुनना और फिर आंसर देना। जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे रन हो रही है तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे से डायरेक्टली ग्रोस एटीपी कितने मिलेंगे? डायरेक्टली ग्रोस एटीपी कितने मिलेंगे? डायरेक्टली का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ग्रोस का मतलब कंप्लीट। कितने हैं? 4। ठीक है, अगला पॉइंट। ग्लाइकोलिसिस पाथवे से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, उससे नेट एटीपी कितने मिलेंगे? नेट एटीपी कितने मिलेंगे? 2। देखो ग्रोस क्या होता है, नेट क्या होता है वो समझाता हूं। आप अपने पापा को आज फोन करके पूछना ग्रोस क्या होता है, नेट क्या होता है, बता देंगे वो बोलेंगे पूरे साल की जो इनकम मैं कमाता हूं वो क्या है? ग्रोस। और जो आप लोग खर्चा करते हो उसको निकालता हूं तो क्या बचता है मेरे पास में? नेट। ठीक है ना? अब यहां पर भी पूरा जो अपने पास में कंप्लीट एटीपी हो कितने हैं? 4। और उनमें से यूज में कितने लिए? 2। तो नेट कितने बचे? 2। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? आगे क्या बच्चों यहां पर 2 NADH2 भी सिंथेसाइज हो रहे? अरे बोलो। और वो NADH2 सिंथेसाइज हो रहे कौन सी स्टेप के अंदर? 6 नंबर। 6 नंबर स्टेप में जो NADH2 सिंथेसाइज हो रहे उन NADH2 को आगे ले जाया जाता है कहां पे? ETS में। और ETS में ले जाके इनको ATP में कन्वर्ट करते। जब ATP में कन्वर्ट करते तो इनसे या तो मिलेंगे बच्चे 4 ATP या फिर कितने मिलेंगे? 6 ATP। ये डिपेंड करता है, आगे जाके समझ में आएगा आपको, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी याद रखें कि या तो कितने मिलेंगे? 4 ATP या फिर कितने मिलेंगे? 6 ATP। एक्चुअल में जब भी 1 NADH2 का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कितने ATP मिलते हैं? 3 ATP। लेकिन यहां पर कुछ फैक्टर है वो काम करते हैं, इसलिए या तो कितने मिलते हैं? 4 या फिर कितने मिलते हैं? 6। आप तो ये बताओ नेट ATP कितने मिलेंगे ग्लाइकोलिसिस से? अरे नेट एटीपी कितने मिलेंगे ग्लाइकोलिसिस से? नेट टोटल बोल रहा हूं मैं। अब देखो 4 ATP या फिर 6 ATP, यहां से कितने? 4 ATP। और यहाँ 2 ATP क्या कंज्यूम हो रहे हैं? अरे बोलो। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 में से 2 के कितने बचे? 6। या तो कितने मिलेंगे? 6 ATP या फिर कितने मिलेंगे? 8 ATP। अरे क्लियर है? अरे बोलो क्या समझ में आया ये? हेलो, अब देखो ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट रटने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को वो पॉइंट याद रहने चाहिए जहां पर एटीपी यूज हो रहे, जहां पर एटीपी सिंथेसाइज हो रहे और जहां पर NADH2 सिंथेसाइज हो रहे। बाकी स्टेप को याद करने की जरूरत नहीं है। रहेगा याद? बता दूं मैं आपको कौन कौन सी। ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है क्या एटीपी कंज्यूम होता है? फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है क्या एटीपी कंज्यूम होता है? 3PGL से जब 1,3 PGA बनता है क्या NADH2 बनता है? जब 1,3 PGA से 3 PGA बनता है तो क्या ATP बनता है? अरे बोलो। जब 2 PEP से बच्चों पायरुविक एसिड बनता है तो क्या ATP बनता है? बात खत्म, सिंपल है एकदम। अरे बोलो। तो सुनो ग्लाइकोलिसिस पाथवे से
हम कितने पायरुविक एसिड बना रहे हैं? 2। अरे कितने बना रहे हैं? 2। अब बच्चों 2 जो पायरुविक एसिड बना रहे हैं, इन पायरुविक एसिड का आगे फ्यूचर क्या होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट ऑफ पायरुविक एसिड क्या होगा वो समझा रहा हूं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, क्या रहेगी प्रेजेंट? ऑक्सीजन। ये पायरुविक एसिड आगे चलाएगा लिंक रिएक्शन, उसके बाद में चलाएगा क्रेब्स साइकिल। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो यही पायरुविक एसिड या तो चलाएगा बच्चे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर क्या चलाएगा? अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम देखेंगे, तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी तो क्या चलेगी? लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन के बाद में क्या चलेगी? क्रेब्स साइकिल। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी तो फिर बच्चे इस पायरुविक एसिड को आगे किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? आगे या तो लैक्टिक एसिड में, तो क्या बोला जाएगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर अल्कोहल फर्मेंटेशन चलेगा। ठीक है जी, बोलो बच्चे। 6 नंबर स्टेप सुनो। 6 नंबर स्टेप के अंदर क्या हो रहा है? 6 नंबर स्टेप, जब भी बच्चे 3PGL फॉर्म होता है, रिएक्शन क्या हो जाती है? इनएक्टिवेट। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट। जब एक्टिवेट करना पड़ेगा तो हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे एटीपी से नहीं ले सकते, क्योंकि एंजाइम और एंजाइम एटीपी को ब्रेक करने के लिए नहीं है। यहाँ पे काइनेज एंजाइम चाहिए और काइनेज नहीं है। देखो, अगर काइनेज नहीं है तो एटीपी का ब्रेकडाउन करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं ले सकते। तो फिर क्या किया जाता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट फॉस्फोरिक एसिड से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लिए जाते। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गए तो रिएक्शन क्या हो गई? एक्टिवेट। अब रिएक्शन एक्टिवेट हो गई तो फिर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये 3PGL का क्या करवा देता है? ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करवाएगा तो आगे कंपाउंड बनेगा 1,3,20 PGA। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो हाइड्रोजन रिलीज हुए, और उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर आता है, जिसका नाम क्या है? NAD+। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टोटल 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। तो कितने NAD+ आएंगे? 2। ठीक है। जब बच्चे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? NADH2। तो हम बोलेंगे मेन रिएक्शन के अंदर तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लेकिन साइड के अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो जब भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होंगे? साथ में। हेलो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेंशन मत लो उसकी। चले आगे, चले। एक्चुअल में क्या है? ट्रांसफॉस्फोराइलेज ही है वो। कैसे? यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले रहे हैं और किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? एडीपी में। अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ट्रांसफर करें तो ट्रांसफरेज एंजाइम है, और किसको ट्रांसफर करें? फॉस्फेट को, तो क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉस्फोराइलेज। अब जो पायरुविक एसिड बनाए, हम एरोबिक पढ़ रहे हैं या एनेरोबिक? एरोबिक। जो भी पायरुविक एसिड बना है उस पायरुविक एसिड को कहां ले जाना है बच्चे? अरे कहां ले जाना है? साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बना है तो इस पायरुविक एसिड को कहां ले जाना है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ले जाकर आगे बच्चों अगली स्टेप स्टार्ट करनी है, और सेकंड स्टेप का नाम क्या है? लिंक रिएक्शन। अरे क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन है, उस लिंक रिएक्शन को बच्चे गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे रिएक्शन। और इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन रिएक्शन। ट्रांजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? अभी तक तो बच्चे आपके सामने जो स्टेप आ रही थी उस स्टेप के अंदर कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन अब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की अब एक्चुअल में क्या होगी? ये स्टार्टिंग। हेलो, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? ट्रांजिशन स्टेट, स्टार्टिंग हो रही है। इसलिए लिंक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि लिंक प्रोवाइड करवाता है ग्लाइकोलाइसिस
एंड बच्चे क्रेब्स साइकिल के बिटवीन, अगर दोनों के बिटवीन लिंक प्रोवाइड करवाता है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, लिंक रिएक्शन। ठीक है जी। अब जब पायरुविक एसिड है, वो पायरुविक एसिड कहाँ गया है, मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में आते ही फिर बच्चे लिंक रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो मैं 1 पायरुविक एसिड से पहले रिएक्शन समझा रहा हूं, फिर बच्चों अपने पास पायरुविक एसिड कितने हैं, 2, उनसे समझ लेंगे। जब 1 पायरुविक एसिड आता है तो पायरुविक एसिड को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अरे बोलो। और पायरुविक एसिड, इस पायरुविक एसिड से आगे रिएक्शन चलाने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या लिखा हुआ मिलेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स है, या फिर बोलो डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स है, वो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 5 टाइप के कंपोनेंट रखता है। कितने टाइप के कंपोनेंट रखता है, 5 टाइप के। कौन कौन से, एक फर्स्ट कंपोनेंट है लाइपोइक एसिड, क्या है बच्चे, लाइपोइक एसिड, सुनते जाएं, कौन सा है, लाइपोइक एसिड। सेकंड है बच्चे टीपीपी, क्या है, टीपीपी। थर्ड आप लोगों को मिलेगा कोएंजाइम ए, क्या मिलेगा, कोएंजाइम ए। फोर्थ आप लोगों को मिलेगा बच्चे NAD+, क्या मिलेगा, NAD+। और बच्चे फिफ्थ मिलेगा मैग्नीशियम आयन, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम आयन। तो बताओ डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जहां पर भी होगा, क्या 5 टाइप के कंपोनेंट्स रखेगा साथ में, कौन कौन से, LA, TPP, कोएंजाइम ए, NAD+ और मैग्नीशियम आयन। याद रहेगा, अच्छे से याद रखना है, जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा वहां पे ये 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स मिले, 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा वहां पे ये 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे, जब डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है तो ये बच्चे 5 टाइप के कंपोनेंट रख रहा है, और ये करता क्या है, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जहां पर भी होगा वहां पर डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन साथ में होगा। यानी डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, क्या हाइड्रोजन रिलीज करना। और जब हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो क्या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा। तो बच्चे जब भी डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा, जहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा वहां पे डी कार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन साथ में हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो बताओ क्या CO2 रिलीज होगा, और साथ में क्या रिलीज होंगे, हाइड्रोजन। उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन आएगा, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वो क्या है, NAD+। NAD+ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बच्चों NADH2 बनेगा, अरे क्या बनेगा, NADH2। अब मुझे बताओ पायरुविक एसिड के अंदर कार्बन कितने, 3, अरे कितने हैं, 3। उनमें से क्या 1 कार्बन का लॉस हो गया, अगर 1 कार्बन का लॉस हो गया है तो आगे बच्चे 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, और उसका नाम क्या है, एसिटाइल। एसिटाइल के पास कार्बन कितने हैं, 2, लेकिन ये अकेला एसिटाइल कंपाउंड है, ये रिएक्शन को आगे रन नहीं कर सकता। तो इसके साथ में बच्चे ये जो मोइटी है, इस मोइटी को किया जाता है ऐड। जब ऐड करेंगे तो क्या एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, अरे बोलो, कोएंजाइम ए के अंदर तो मेनी कार्बन मिलेंगे आपको, कोएंजाइम ए का बच्चे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, एसिटाइल का। तो एसिटाइल के कार्बन को कैलकुलेट करते हैं, और एसिटाइल के अंदर कार्बन कितने मिलेंगे, 2, अरे कितने मिलेंगे, 2। ठीक है जी। अब देखो आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या करवाया, पहला क्या डी कार्बोक्सिलेशन, अरे बोलो क्या करवाया है, डी कार्बोक्सिलेशन। सेकंड क्या बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन करवाया। तो डिहाइड्रोजिनेशन मींस क्या है, क्या ऑक्सीडेशन, क्या है ऑक्सीडेशन। और अगर दोनों साथ में हो रहे हैं तो क्या ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कहां पर होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या देना आंसर, लिंक रिएक्शन। ठीक है जी, अरे ठीक है। और मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूं, जहां जहां पे डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा वहां वहां पर ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगा।
यानी वहां पर ऑक्सीडेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन दोनों साथ में देखने को मिलेंगे। अब अपने पास में पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल थे? 2। एक से अगर ऐसे प्रोसेस चल रही है तो 2 से क्या डबल हो जाएगी? डबल कर दो, इनटू क्या कर दो बच्चे 2। तो क्या 2 CO2 रिलीज होंगे? क्या 2 NAD प्लस से 2 NADH2 बनेंगे और 2 क्या बन जाएंगे बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है जी, ये तो क्या है? लिंक रिएक्शन। तो बताओ लिंक रिएक्शन जब चलेगी तो कितने NADH2 फॉर्म होंगे? 2 पायरुविक एसिड से 2 और 1 ग्लूकोज से। ऐसे ही पूछा जाता, 1 ग्लूकोज से अगर लिंक रिएक्शन चलाई जा रही है, ओनली लिंक रिएक्शन की बात कर रहा है, तो बताइए कितने NADH2 फॉर्म होंगे? 2, क्योंकि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते और 2 पायरुविक एसिड से क्या 2 लिंक रिएक्शन चलेगी? अगर 2 लिंक रिएक्शन चलेगी तो कितने NADH2 फॉर्म होंगे? 2। क्लियर? आगे और नेक्स्ट आता है बच्चे क्रेब्स साइकिल। क्या आता है? क्रेब्स साइकिल। जल्दी से हो गया? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं TCA साइकिल, इसी को बोलते हैं CA साइकिल। TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो है बच्चे सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। CA साइकिल क्यों बोला गया है? क्योंकि बच्चे इसके जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो क्या है? सिट्रिक एसिड है, तो शॉर्ट में क्या बोल दिया गया? CA साइकिल। पॉइंट यह आता है कि क्रेब्स साइकिल क्यों बोला गया। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेंस क्रेब, उन हेंस क्रेब ने बच्चे इस साइकिल की डिस्कवरी की थी, इसलिए उनके नेम से इसको क्या बोला जाता है? क्रेब्स साइकिल। जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो ये कहां चलेगा? आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगा? क्रेब्स साइकिल जब भी चलेगा तो इसके अंदर आगे रिएक्शन चलाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? क्या एसिटाइल कोएंजाइम ए? क्योंकि हमने लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए से 1 क्रेब्स साइकिल रन होगा, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए अपने पास में, तो कितने क्रेब्स साइकिल रन होंगे? 2। जब बच्चों हम 1 क्रेब्स साइकिल रन करते, यानी 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए लेके हम रिएक्शन को रन करते हैं, तो क्रेब्स साइकिल के अंदर 4 पॉइंट के ऊपर तो होता है डीहाइड्रोजिनेशन। कितने पॉइंट पे? 4 पॉइंट। और 2 पॉइंट पे होता है डी कार्बोक्सिलेशन। 2 पॉइंट पे क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन। बस समझ में तो आ रहा है? 4 पॉइंट पे तो क्या होगा? डीहाइड्रोजिनेशन। कहने का मतलब 4 पॉइंट पे क्या ऑक्सीडेशन होगा? अरे बोलो। और 2 पॉइंट पे क्या हो रहा है? डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब क्या 2 पॉइंट के ऊपर CO2 रिलीज होगा? अरे बोलो। अगला पॉइंट, जब क्रेब्स साइकिल को रन करने वाले एंजाइम्स की बात करें तो वो एंजाइम कहां मिलने चाहिए? मैट्रिक्स में। लेकिन एक्सेप्शनली एक एंजाइम ऐसा होता है जो मैट्रिक्स में नहीं मिलता, वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में, और इस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। पहले बता चुका हूं मैं आपको। इसके अलावा जो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट मेंबर कंसीडर किया जाता है, वो फर्स्ट मेंबर कंसीडर किया जाता है ऑक्जेलो एसिडिक एसिड को। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है बच्चे? सिट्रिक एसिड। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट इसका मेंबर कौन होगा? क्या ऑक्जेलो एसिडिक एसिड? तो इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे? फर्स्ट मेंबर। ठीक है जी। आप मुझे बताओ क्या एसिटाइल कोएंजाइम ए, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को भी यहां पे यूज में लिया जाएगा? कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए ले रहे हैं? 1 ही लेंगे हम, एक ही चलाएंगे, उसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 के लिए। अब ऑक्जेलो एसिडिक एसिड है, इस ऑक्जेलो एसिडिक एसिड के अंदर एसिटाइल को किया जाता है बच्चे फिक्स, यानी ऑक्जेलो एसिडिक एसिड के अंदर एसिटाइल के कार्बन को करेंगे कंडेंस। क्या करेंगे बच्चे? कंडेंस। जब कंडेंस किया जाएगा तो कंडेंस करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, और उस एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेज। क्या नाम बच्चे? सिट्रेट सिंथेज। ये सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है। ये सिट्रेट सिंथेज एंजाइम क्या करेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर एसिटाइल के कार्बन को ऐड कर देगा। बताओ एसिटाइल के अंदर
क्या चल गया रे? साइलेंट फोन में क्या क्या बजना? सिट्रेट सिंथेज है। वो सिट्रेट सिंथेज क्या करेगा, एसिटाइल के कार्बन को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कंडेंस कर देगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन कितने होते हैं? 4। एसिटाइल के अंदर कितने? 2। और जब कोएंजाइम की बात करें तो कोएंजाइम ए बच्चों इस रिएक्शन से रिलीज हो जाएगा। कोएंजाइम ए इस रिएक्शन से क्या हो जाएगा? रिलीज। पहले हमने ऐड किया था, अब रिलीज कर दिया। मैंने क्या बोला था? ये मोइटी है और रिएक्शन को रन करने के लिए ऐड कर रहे, तो इसका हम ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे, ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे। रिएक्शन को रन करने के लिए यहां पर क्या ऐड करते हैं? वाटर। अरे क्या करते हैं? वाटर। तो फिर बच्चों एसिटाइल के अंदर कार्बन कितने? 2। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कितने? 4। जब इन दोनों को कंडेंस करेंगे तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 6। और 6 कार्बन का जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बच्चे सिट्रेट, या फिर बोलेंगे सिट्रिक एसिड। क्या बोला जाएगा? सिट्रिक एसिड, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चे? सिट्रेट। इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं? 6। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। क्वेश्चन में आपसे यह बोला जाएगा कि जब ऑक्जेलो एसिडिक एसिड से सिट्रिक एसिड बनाया जाता है तो कैसे फॉर्म होता है? क्या 1 ऑक्जेलो एसिडिक एसिड प्लस 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल? फर्स्ट ऑप्शन ये आपके पास। सेकंड ऑप्शन 1 ऑक्जेलो एसिडिक एसिड प्लस 1 एसिटाइल प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल। बोलो। सेकंड वाला कोएंजाइम ए वो रिएक्शन में यूज में नहीं आ रहा। जब हम सिट्रिक एसिड फॉर्म करें तो कोएंजाइम ए वो यूज में नहीं आ रहा। कोएंजाइम यूज में नहीं आ रहा है तो फिर हम बोलेंगे ये हम ऐड नहीं करेंगे, इसको तो रिलीज करें। तो बच्चे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल और वाटर, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। अब जो सिट्रिक एसिड बना है, इस सिट्रिक एसिड से आगे रिएक्शन को रन करने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। क्या नाम है? एकोनिटेज। एकोनिटेज एंजाइम आता है तो बच्चों सिट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है सिस एकोनिटेज के अंदर। किसके अंदर? सिस एकोनिटेट में। किसके अंदर कर देगा? सिस एकोनिटेट में। और इसके अंदर भी कार्बन कितने रहेंगे? 6। अब देखो, जब यहां पर हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो रिएक्शन में आगे यहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? रिलीज। अब सिस एकोनिटेट से आगे रिएक्शन को रन करने के लिए फिर से बच्चे एकोनिटेज एंजाइम यूज में आता है। कौन सा एंजाइम? एकोनिटेज। ये एकोनिटेज एंजाइम सिस एकोनिटेट को आगे कन्वर्ट कर देता है आइसोसिट्रेट में। अरे किसके अंदर? आइसोसिट्रेट। और आइसोसिट्रेट के अंदर भी कार्बन कितने रहते हैं? 6। जब बच्चे सिस एकोनिटेट से आइसोसिट्रेट बनाते हैं तो इसके अंदर फिर से वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है ऐड। आगे आइसोसिट्रेट है, उस आइसोसिट्रेट से आगे रिएक्शन रन करने के लिए एंजाइम आता है डिहाइड्रोजनेज। कौन सा आता है? डिहाइड्रोजनेज। और डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम आता है वो आप लोगों को लिखा मिल सकता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा, तो ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जब भी आता है तो आप लोगों को मैंने बता रखा है क्या करेगा? क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में करवाएगा? तो आइसोसिट्रेट का क्या करवा देता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या हाइड्रोजन रिलीज होंगे? उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या रहेगा? NAD। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH2 में। और जब बच्चों आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो आगे जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड बनता है ऑक्जेलोसक्सिनेट। क्या बनता है? ऑक्जेलोसक्सिनेट। बताओ ऑक्जेलोसक्सिनेट के अंदर कार्बन कितने रहेंगे? 6। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहां पर एंजाइम आता है उस एंजाइम का नाम है डी कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है? डी कार्बोक्सिलेज। बच्चों डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से ही नाम से पता चल रहा है, क्या ये डी कार्बोक्सिलेशन करवाएगा? तो ये ऑक्जेलोसक्सिनेट का क्या करवा देता है? डी कार्बोक्सिलेशन। जब बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन करवाएगा तो क्या CO2 रिलीज होगा? अब देखो ऑक्जेलोसक्सिनेट के अंदर कार्बन कितने? 6। उनमें से बच्चों 1 कार्बन का लॉस हो गया तो नेक्स्ट का जो कंपाउंड बनेगा वो 5 कार्बन का बनेगा। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर कार्बन कितने हैं? 5। क्या अभी तक जितना हमने रेस्पिरेशन पढ़ा
उसके अंदर कोई 5 कार्बन का कंपाउंड आया? नहीं। 6 कार्बन का आया है और 3 कार्बन का आया है, लेकिन 5 कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं है। पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ही 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है, और वो कौन सा बनता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। तो आप बोलोगे सर एक ही कैसे, आगे भी तो बन सकता है। अगली स्टेप के अंदर फिर से क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। अगर नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो आप जानते हो बच्चे नेक्स्ट कंपाउंड कितने कार्बन का बनेगा? 4 का। तो एक ही कंपाउंड क्या 5 कार्बन का होगा, और उसका नाम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, इसको अल्फा कीटो ग्लूटेरेट भी बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। जो ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, रिक्वायरमेंट होने पे अमाइनो एसिड का क्या कर सकता है? सिंथेसिस। यानी यहां से आगे रेस्पिरेशन को रन नहीं करके सेल के अंदर रिक्वायरमेंट हुई तो क्या बना देगा? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लेकिन हम तो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से आगे रिएक्शन को रन करने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। किसकी बात कर रहा हूं मैं बच्चे? डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की। और मैंने बोला है डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा तो वो क्या 5 टाइप के बच्चों कंपोनेंट रखेगा? कौन कौन से? एल ए, टीपीपी, एनएडी, कोएंजाइम ए एंड मैग्नीशियम। यस और नो? अब यहां पर भी वो रख रहा है, और डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यहां पर होता है, क्या वहां पे डीहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन साथ में होता है? यानी जहां जहां पे डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा वहां पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो क्या ये एरोबिक रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन सेकंड नंबर पे हो रहा है? फर्स्ट नंबर पे कहां पे हो रहा था? लिंक रिएक्शन में। अब सेकंड नंबर पे कहां पे हो रहा है? क्रेब्स साइकिल में। अरे क्लियर है? जब बच्चों अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या CO2 रिलीज होगा? अगर इसका डीहाइड्रोजिनेशन होगा तो क्या NAD प्लस से NADH2 बनाया जाएगा? अरे बोलो आगे। जब इससे CO2 का बच्चे लॉस हो गया है तो 1 कार्बन का लॉस हो गया, तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या 4 कार्बन का बनेगा? और नेक्स्ट कंपाउंड जब बनाते हैं तो यहां पर कोएंजाइम ए को यूज में लिया जाता है, क्योंकि रिएक्शन को आगे रन करना है। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा उसके साथ में मोइटी ऐड कर देंगे और क्या बना देंगे बच्चे? कोएंजाइम ए ऐड करेंगे, वो क्या बनाएंगे? सक्सिनेट कोएंजाइम ए, या फिर क्या बनाया जाएगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या बोल दिया जाएगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या बन गया है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कार्बन कितने हैं? 4। अब बच्चों सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आगे रिएक्शन को रन करने के लिए जो एंजाइम आता है उस एंजाइम का नाम है थायोकाइनेज। क्या नाम है? थायोकाइनेज। ये थायोकाइनेज एंजाइम है, यहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करवाता है। क्या करवाता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करवाता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं उनको बच्चे रिसीव करने के लिए यहाँ पे एडीपी नहीं रहता है, क्या रहता है? जीडीपी। और जीडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है? जीटीपी में। ये जीटीपी किसके इक्वल रहेगा? एटीपी के, क्योंकि बच्चे ये भी एनर्जी देता है और एटीपी भी क्या देता है? एनर्जी। और जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आगे रिएक्शन चला रहे थायोकाइनेज की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होता है ऐड। और बच्चे साथ में यहां से कोएंजाइम ए जो पहले यूज में लिया था यहां पर वो वापस क्या हो जाता है? रिलीज। और जो नेक्स्ट कंपाउंड बनता है उसका नाम है सक्सिनेट। क्या नाम है? सक्सिनेट। और इसके अंदर भी कार्बन कितने रहेंगे? 4। अब बच्चों आगे रिएक्शन रन करने के लिए एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है आप लोग जानते हो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में है, और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज यहां पर भी क्या डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, तो सक्सिनेट का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर भी हाइड्रोजन रिलीज होंगे, उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए FAD+ नहीं होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ में, क्या रहता है? FAD+। तो FAD+ है, वो FAD+ हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में। जब बच्चे सक्सिनेट और सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा, उसका नाम है फ्यूमेरेट। क्या नाम है? फ्यूमेरेट। और फ्यूमेरेट के अंदर भी कार्बन कितने होंगे? 4। अरे क्या होंगे? 4।
अब फ्यूमेरेट और फ्यूमेरेट से आगे जो रिएक्शन चलाता है वो एंजाइम चलाता है जिसका नाम है फ्यूमेरेज। और फ्यूमेरेज एंजाइम जब बच्चों यूज में आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल है उसको भी यूज में लिया जाएगा और आगे क्या बना दिया जाता है, मेलेट। अरे क्या बना दिया जाता है, मेलेट। और मेलेट से आगे फिर से रिएक्शन को रन करने के लिए कौन आता है, डीहाइड्रोजिनेज। अरे कौन सा आता है, डीहाइड्रोजिनेज। और फिर से डीहाइड्रोजिनेज आया है तो मेलेट, इस मेलेट का क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो हाइड्रोजन रिलीज होंगे और उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन आएगा, एनएडी। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। और मेलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ऑक्सिलो एसिडिक एसिड में। बताओ क्या ये साइकिल की फॉर्म में चल रहा है, अरे बोलो। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, साइकिल, और बोला गया है क्रेब्स साइकिल। अब देखो हमने बोला था कि जब 1 एसिटाइल लेते हैं तो इसके अंदर 4 तो क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, सॉरी 4 तो क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेशन, और 2 क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। चेक करते हैं। यहां पर देखो क्या बच्चे डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यहां पर देखो क्या डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, क्या यहां पर डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, और यहां पे डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। तो क्या टोटल 4 पॉइंट पे डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। हमने बोला था 2 पॉइंट पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या ये डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो टोटल 2 पॉइंट पे क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या 1 पॉइंट पे बच्चों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है, वो कब, जब सक्सिनल कोएंजाइम ए से क्या बनता है, सक्सिनेट, तब क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो क्या इसको SLP बोल दिया जाए, अरे क्या बोल दिया जाए, SLP। तो ध्यान से सुनो, जब हम 1 एसिटाइल कोएंजाइम एक को ले जाते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो आप मुझे बताइए टोटल कितने NADH2 फॉर्म होंगे, 3। अरे कितने, 3। और कितने FADH2 फॉर्म होंगे, 1। और कितने ATP फॉर्म होंगे, 1। ATP का मतलब GTP, यहां पे अरे क्लियर है। अगर बच्चों 1 एसिटाइल है, उस 1 एसिटाइल से 3 NADH2, 1 FADH2, 1 ATP, तो बताओ 2 एसिटाइल से कितने, 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP। अपने को इस क्रेब्स साइकिल को कितने टाइम रन करना है, 2 टाइम, क्योंकि हम क्या 1 ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अरे बोलो, कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कहां पे क्या फॉर्म हो रहा है। अरे ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।